दोस्तों आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश में। दोस्तों प्रैक्टिस सेट 2 आज हम देखेंगे। यह आगामी पीजीटी के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ जो जीआईसी का एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण भाग। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध शीत युद्ध से नहीं है। जैसा कि ये प्रैक्टिस सेट है तो हम केवल टिक मारते चलेंगे, आप जो है इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसका संबंध शीत युद्ध से नहीं है, तो आप जानते हैं कि बर्लिन संकट का है, क्यूबा संकट का है। भारत चीन युद्ध का जो है शीत युद्ध से संबंध नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। किस वर्ष में भारत ने इजरायल के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए, तो 1992 में जो है भारत और इजरायल के बीच कूटनीतिक संबंध स्थापित हुए थे, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक फ्रांसिस फुकुयामा द्वारा लिखित नहीं है, तो फ्रांसिस फुकुयामा द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है हु आर वी, राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो स्वेज नहर संकट 1956 में हुआ था, कांगो संघर्ष 1968 में हुआ था, भारत पाक संघर्ष 1965 में हुआ था, तो लेबनानी संघर्ष जो है 1958 में नहीं हुआ था, तो यह जोड़ा सही नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा बी। भारत बांग्लादेश संबंधों में निम्न में से किस एक कारण से तनाव रहा है, तो आप जानते हैं कि तीस्ता नदी जो जल बंटवारा है उसके कारण विवाद रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। इस सिद्धांत का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है कि प्रत्येक राष्ट्र राज्य को बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेप के बिना खुद को नियंत्रित करने का अधिकार है, तो आप जानते हैं भी संप्रभु राष्ट्र कहा जाएगा, जो अपना डिसीजन खुद ले, चाहे वो आंतरिक हो चाहे बाह्य मामला हो। अगला प्रश्न है, UNFCCC का विस्तार करें, तो आप जानते हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अगला प्रश्न है, 1967 में आसियान के गठन समय निम्नलिखित में से कौन सा देश इसका सदस्य नहीं था, तो लाओस इसका सदस्य नहीं था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र में हिंद महासागर को शांति क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव कब पेश किया गया था, तो ये 1971 में 26वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में पेश किया गया था। और ये सभी जो प्रश्न आप देख रहे हैं ये बीपीएससी टीचर एग्जाम में पूछा जा चुका है, मैक्सिमम प्रश्न वहीं से लिए गए हैं। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा विचारक अंतरराष्ट्रीय राजनीति के प्रक्रियात्मक समाजशास्त्री उपागम से संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा डेविड मित्रेनी, राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, डेविड मित्रेनी। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को साथ में सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आप जानते हैं कि मार्गेनथाउ जो है ये यथार्थवादी संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है। मार्टिन कपलान का हम बात कर चुके हैं, ये व्यवस्था सिद्धांत से संबंधित है। इमाइल बर्ड जो है ये खेल सिद्धांत से संबंधित है, और बर्नार्ड कोहन जो है निर्णय निर्माण से संबंधित है। तो ए का 4, बी का हो जाएगा 3, ए का 4, बी का 3, तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, और मार्टल कपलान सी का 1, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक नव यथार्थवादी विचारक है, तो आप देख रहे हैं केर्नी, रोशनाउ, स्लॉटर, ये सभी जो है यथार्थवादी विचारक हैं, जबकि केनेथ वाल्ड जो है स्ट्रक्चरल रियलिज्म के ये जो है समर्थक हैं, केनेथ वाल्ड, तो ये है नव यथार्थवादी, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित देशों में से किस देश ने अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए, तो भारत ने नहीं किया है अप्रसार संधि पर, साथ ही साथ इजरायल नहीं किया है, नॉर्थ कोरिया नहीं किया है, ठीक है, और साथ ही साथ पाकिस्तान ने भी इस पे नहीं किया है साइन, तो ये भी आपको फैक्ट याद रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी सिद्धांत का मुख्य संदेश क्या है, तो उस नीति को अपनाना जो किसी राष्ट्र की शक्ति को बढ़ाए, राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति का नियमांकित में से कौन सा उपागम उत्तरोत्तर व्यापक प्रभाव स्पिल ओवर अवधारणा पर आधारित है, तो यह है प्रक्रियात्मक उपागम, राइट आंसर हो जाएगा सी। आप जो है ऑप्शन ही याद कर लीजिए, एग्जाम में सीधे मारिएगा इसको, वन लाइनर ही आएगा वहां पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान करें, तो विमर्शी लोकतंत्र की बात की जा रही है, तो जो ये विमर्शी लोकतंत्र है यहां इसका हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का तो आप जानते ही हैं 1 नंबर होगा, जे रूसो संबंधित है, तो सबसे पहले डी का 1 आप देखेंगे तो 2 जगह है, ठीक है। ए का जो है 2, ए का 2 और डी का 1, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। और कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी जो है इसका उत्तर हो जाएगा 4, डेविड हेल्ड, सी का 4, ठीक है। और रेडिकल डेमोक्रेसी का हो जाएगा सेंट्रल मॉफ और अर्नेस्टो लेकाइट, तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय हित का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है,
ऑप्शन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कार्यों की मेजबानी करना, वैश्विक संस्कृति का प्रचार, राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना, अंतर्राष्ट्रीय कानून का प्रचार। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना राष्ट्रीय हित का सबसे इंपॉर्टेंट काम है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आधुनिक राज व्यवस्था के उदय को निम्नलिखित में से किससे जोड़ा जाता है? तो आप जानते हैं कि वेस्टफेलिया की संधि जो हुई थी 1648 में, उससे माना जाता है कि आधुनिक राष्ट्र राज्य की उत्पत्ति हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। सत्ता के लगभग बराबर वितरण के रूप में शक्ति का संतुलन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, मार्गेनथाउ ने किया था। राइट आंसर हो जाएगा बी। ऑपरेशन शक्ति पोखरण प्रथम और पोखरण द्वितीय संपन्न हुआ था। तो आप जानते हैं कि पोखरण परमाणु परीक्षण जो हुआ था वह 1974 में हुआ था, पोखरण में, राजस्थान में है। और साथ ही साथ पोखरण द्वितीय जो संपन्न हुआ वह 1988 में हुआ था। ये इंदिरा गांधी के समय में हुआ था, ये अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निश्चित अवधि के लिए लंबी योजनाएं तैयार करने की सुविधा जैसे कि अतीत की भारतीय पंचवर्षीय योजना किस प्रकार के अर्थव्यवस्था को है? तो पंचवर्षीय योजनाओं में आप क्या करते हैं कि 5 साल का एक टारगेट बनाते हैं, यानी कि नियंत्रित अर्थव्यवस्था का यह उदाहरण है। राइट आंसर हो जाएगा ए। भारत और अफगानिस्तान के बीच सामरिक साझेदारी समझौता कब हुआ था और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच सामरिक साझेदारी समझौता जो है 2011 में मनमोहन सिंह के समय हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। भारत और नेपाल के मध्य शांति एवं मित्रता संधि पर कब हस्ताक्षर हुए थे? तो सी, 1950 में हो जाएगा। राइट आंसर सी। अगला प्रश्न है, भारत की विदेश नीति निर्माण प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी उचित आलोचना नहीं है? तो भारत में सदैव एक पेशेवर विदेश मामलों के मंत्री की कमी रही है, ये बिल्कुल गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है, उचित आलोचना ये नहीं है, बल्कि भारत में विदेश मामलों के मंत्री की हमेशा जो है अच्छे विदेश मंत्री मिलते रहे हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय संगठन का भारत सदस्य नहीं है? तो आप जानते हैं सार्क का है, हिंद महासागर का परिषद क्षेत्रीय सहयोग संगठन का भी है, बिस्टेक का भी है, आरसेप का नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 26 है, इसको हमने पहले भी आपसे करवाया जाएगा, वहां जो है ईस्वी पूछा था, यहां पे काम पूछा है। तो सबसे पहले प्रशासनिक सुधार आयोग का, तो यहां हो जाएगा भारतीय प्रशासनिक सेवा का कार्य क्षेत्र पे रिकमेंडेशन देगा। तो बी का क्या हो जाएगा? बी का हो जाएगा 5। ठीक है, साथ ही साथ गोरे समिति जो है ये भारतीय पुलिस सेवा से संबंधित है, भारतीय पुलिस सेवा। तो सी का क्या हो जाएगा? यहां पे सी का हो जाएगा 4। तो सी का 4 आप जब देखेंगे तो एक ही में है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नौकरशाही शब्द फ्रांसीसी शब्द ब्यूरो से लिया गया है, जिसका क्या अर्थ है? मेज या लिखने की मेज। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए और नीचे दिए कुछ से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आप जानते हैं कि एल्टन मेयो जो है ये मानव संबंध सिद्धांत से जुड़े हुए हैं, एफ.डब्ल्यू. टेलर जो है ये वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत से हैं, और हेनरी फियोल जो है संगठन के शास्त्रीय सिद्धांत से हैं, और निकोलस हेनरी जो है नवलोक प्रबंधन से संबंधित है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट से संबंधित है, यानी कि एनपीएम से संबंधित है। तो ए का यहां पे 3, ए का 3 आप देख लीजिए, दूसरा नंबर बी का 1, तो ए का 3 बी का 1 एक ही में है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यहां पे उत्तर हो जाएगा राइट आंसर सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, नोट्स ऑन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसने लिखी है? तो ये लूथर गिलिक की पुस्तक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। लूथर गिलिक ने लोक प्रशासन के क्षेत्र को पोस्ट कार्य के रूप में व्यक्त किया है। इसमें सीओ का क्या तात्पर्य है? तो सीओ का मतलब है कोऑर्डिनेशन। राइट आंसर हो जाएगा सी। इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है? एल.डी. वाइट। एल.डी. वाइट जो है लेखक है, और इसके जो ये जो पुस्तक है ये पहली पुस्तक मानी जाती है लोक प्रशासन में, जो 1926 में आई थी। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करें और नीचे दिए कुटों में सही उत्तर का चयन करें। तो आपको बता दें कि एससी फाइनर जो है ये लोक प्रशासन की शक्ति से संबंधित है। डी का क्या हो जाएगा? यहां पे डी का 1। तो इसमें आप देख रहे हैं कि एक ही बार में मिल जा रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, डी का 1 सी। और आप मिला लीजिएगा अपने मन से। निम्न में से कौन सा लोक प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का तरीका नहीं है? तो सरकार के विरोध अभियोग चलाना ये जो है विधायी नियंत्रण का तरीका नहीं है, बल्कि बजट पर चर्चा, प्रश्नकाल और स्थगन प्रस्ताव है। ऑम्बुड्समैन की संस्था का सर्वप्रथम अभ्युदय हुआ था, स्वीडन में अभ्युदय हुआ था 1809 ईस्वी में। कब हुआ था? 1809 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित में से किसने कहा कि संसदीय सरकार सीमित सरकार है, अपने समिति सरकार है,
अपने समिति कक्ष में कांग्रेस एंड वर्कर है। तो ये वुड्रो विल्सन का कथन है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संगठन में पदानुक्रम को प्रदर्शित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, पदोत्थान। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन द्विराष्ट्र सिद्धांत के मुख्य सख्त खिलाफ थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान इसमें जो है वो द्विराष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ थे। राइट आंसर हो जाएगा बी। भारत में पंचायती राज को किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? तो 1959 में आप जानते हैं कि राजस्थान के बगदरी गांव से शुरू किया था। राइट आंसर हो जाएगा बी, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बलवंत राय मेहता की समिति की सिफारिश पर। अगला प्रश्न है, जिला योजना के लिए जिले में राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे के प्रकार का सुझाव देने के लिए 1988 में इनमें से कौन सी समिति गठन की गई थी? तो ये जितने भी समितियां हैं ये पंचायती राज से संबंधित हैं, आप जानते हैं, लेकिन यहां जिला योजना के लिए पूछा गया है तो पीके थुंगन समिति हो जाएगा। राइट आंसर सी। स्थानीय निकायों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक धन का स्रोत नहीं है? तो आप जानते हैं आयकर जो है केंद्र सरकार लेती है, ये धन का स्रोत नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की अवधि है, तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की जो अवधि है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले आए वो है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले आम चुनाव में लोकसभा के लिए कुल कितने सीटें के लिए मतदान हुआ था? तो स्वतंत्र भारत में जब पहली बार चुनाव हुआ तो 489 सीटों के लिए हुआ था और ये बीपीएससी टीचर एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आया था ये। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल टारगेट विद नीतीश ज्वाइन कीजिए और वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, 70 के दशक में गठित निम्नलिखित समिति ने भारत में मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने का सुझाव दिया था। तो तारकुंडे समिति जो है थी, जिसका गठन 1974 में जयप्रकाश नारायण के कारण हुआ था, इसने जो है मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने का सुझाव दिया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मेधा पाटकर ने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। 20वीं सदी के आखिर में देश के राज्यों की शक्ति में गिरावट के लिए किसे जिम्मेदार दी कहा गया? तो आप जानते हैं यहां पे क्षेत्रवाद को जिम्मेदार ठहराया गया। किसने कहा था कि जाति प्रथा उन्मूलन का कार्य स्वराज से भी ज्यादा इंपोर्टेंट है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, धन विधेयक विधानसभा में किसकी अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है? तो धन विधेयक जो है राज्यपाल की अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है विधानसभा में। वही संसद की बात की जाए तो ये जो है लोकसभा में पेश किया जाएगा तो राष्ट्रपति की सहमति से पेश किया जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा स्पीकर के द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से भारत के किस प्रधानमंत्री ने भारत की पहली गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया था? तो आप जानते हैं 1977 में आपातकाल के बाद जब पहला चुनाव हुआ तो मोरारजी देसाई जो है सरकार में आए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया क्या है? तो आप जानते हैं कि राष्ट्रपति पे जो महाभियोग लगाया जाता है वो लोकसभा या राज्यसभा कहीं से भी इनिशिएट किया जा सकता है, कहीं से भी शुरुआत हो सकती है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। मिनोब्रुक सम्मेलन 1 का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो 1968 में हुआ था। अगर आपको मिनोब्रुक 2 पूछा जाए तो इसमें 20 जोड़ दीजिएगा। अब फिर से तो 20 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1988। अगर मिनोब्रुक 3 पूछा जाएगा तो इसमें 20 जोड़ दीजिएगा, ठीक है, तो हो जाएगा आपका 2008। 2008 में मिनोब्रुक थर्ड हुआ था और सेकंड 1988 में हुआ था और 1968 में जो है मिनोब्रुक फर्स्ट हुआ था। लैटिन ऑफ मैंडमस का क्या अर्थ है? तो ये जो है वी कमांड, यानी कि हम आदेश देते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने का शक्ति प्रदान करता है? तो आप जानते हैं कि 5 से 11 तक लेकर जो है नागरिकता के बारे में प्रावधान है और अनुच्छेद 11 जो है रेगुलेट करने का अधिकार देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। मौलिक कर्तव्यों का विचार प्राप्त किया गया है। तो मौलिक कर्तव्यों का जो विचार है वो सोवियत संघ के संविधान से भारत में लाया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। 1976 में आपातकाल के दौरान संविधान के प्रस्तावना में संविधान संशोधन के द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो जानते हैं समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता शब्द जोड़ा गया था। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत लिया गया है। तो भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का जो संविधान है वो सी, कनाडा के संविधान से लिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा सी। भारत में प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये समझ जाइए, इसको आप एकदम रट लीजिए। 24 अगस्त 1946 को लाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा सी। धर्मनिरपेक्षता के मॉडल के रूप में वसूली फासला का सिद्धांत किसने दिया है? राजीव भार्गव ने दिया है। राइट आंसर हो जाएगा ए।
कांग्रेस के किस अधिवेशन में नेहरू की प्रेरणा से समाज को समाजवादी ढांचे का प्रस्ताव पारित हुआ? तो आवाडी अधिवेशन 1955 में यह प्रस्ताव पारित हुआ था। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया। तो आप जानते हैं कि 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा जो है बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस वर्ष प्रारंभ की थी? तो 1930 में प्रारंभ किया था महात्मा गांधी ने 12 मार्च के दिन। किस दिन प्रारंभ किया था? 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, आलमंड एवं पावेल की राजनीतिक संस्कृति का कौन संगठन नहीं है? तो संज्ञानी अभिविन्यास है, भावनात्मक अभिविन्यास है, मूल्यांकन अभिविन्यास है। डी नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। 63 नंबर है, निम्नलिखित सिद्धांतकारों में से द रूलिंग क्लास के लेखक कौन है? तो गिटानो मोस्का जो है ये रूलिंग क्लास के लेखक है, ठीक है। और इलिट जो है ये तीनों जो है इलिट थ्योरी से संबंधित हैं, ए बी सी। इनका भी नाम याद रखना चाहिए आपको, जोसेफ सुमिटर, ठीक है। ये सभी जो है किससे हैं? ये इलिट क्लास से जुड़े हुए हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो जी.एच. हैलेट ने जो है प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन नामक पुस्तक लिखी है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। यहां हमने कुछ ऐसे उदाहरण देखे हैं जिन्हें आमतौर पर ऐसे परिदृश्य के रूप में संदर्भित किया जाता है जो सामान्य आबादी द्वारा किसी समुदाय की आर्थिक वृद्धि और विकास की व्याख्या करते हैं। वो विकल्प चुने जो विशेष रूप से आर्थिक वृद्धि की व्याख्या करते हो। ये बीपीएससी टीचर जो 1 एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ था। उत्पादन आवृत्ति में सुधार बिल्कुल विकास का पैमाना है। ये वितरण और श्रृंखला नेटवर्क की उन्नति होती है तो इसको भी विकास का पैमाना माना जाता है। तकनीकी उन्नयन को भी माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल करते हैं? कानूनों की व्याख्या, न्यायाधीशों की नियुक्ति, सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति, लोकमत का निर्माण। तो आप जानते हैं कि लोकमत का निर्माण करते हैं, मुद्दों का निर्माण करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, लोकमत का निर्माण। कन्वेंशन, कॉकस और प्राइमरी का संबंध प्रमुखता किससे है? और यह अक्सर सुर्खियों में रहता है जब अमेरिका में चुनाव होता है, तो अमेरिकी दलों और चुनावों से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से किसने दबाव समूह को अनाम साम्राज्य की संज्ञा दी है? तो एच.ई. फाइनर ने जो है दबाव समूहों को अनाम साम्राज्य की संज्ञा दी है। राइट आंसर हो जाएगा सी। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का क्या अर्थ होता है? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अर्थ होता है धर्म के आधार पर किसी को प्रतिनिधित्व देना। ये भारत में पहली बार जो है 1919 के मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा जो है ये लाया गया था, जिसमें मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। प्रदत्त विधायन की व्यवस्था से निम्नलिखित में से किसके शक्तियों में वृद्धि हुई है? तो आप जानते हैं कि नौकरशाहों की वृद्धि होगी, क्योंकि विधायक जो है अपनी शक्ति को डेलीगेट कर देगा, यानी कि ट्रांसफर कर देगा। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 71 है, सूची 1 और सूची बी को सुमेलित कीजिए। तो आपसे बता दें कि यहां पे विधायिका से स्वतंत्र राष्ट्रपति विधानमंडल संसदीय विधान के अधीन। तो ये इसका क्या होगा? सबसे पहले आप यहां आसान सबसे करिए, राष्ट्रपति विधायिका से स्वतंत्र होता है, ये क्या हो जाएगा? डी का 2, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये आपको मान लीजिए मालूम है एक, तो आप ऑप्शन में देखिए डी का 2 दिया हुआ है, डी का यहां पे 2 2 दिए हुए हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है विधायिका से स्वतंत्र राष्ट्रपति मंत्रिमंडल संसदीय विश्वास के अधीन, ये है मंत्रिमंडल संसदीय विश्वास के अधीन, राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल संसदीय विश्वास के अधीन, और ये है मंत्रिमंडल संसदीय विश्वास के अधीन। तो मंत्रिमंडल संसदीय विश्वास के अधीन होता है, ये जो है आपका किसमें हो जाएगा? यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा, यानी कि सी का 1। तो सी का 1 यहां पर देखिए, सी का 1 यहां पर मिल गया, 2 मिल गया हमको। तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री होता है, तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री या भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, ठीक है, नियुक्त होता है राष्ट्रपति के द्वारा और वहां राजा के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा डी। उस देश को पहचानिए जिसका सर्वोच्च न्यायालय विश्व में सशक्तम है तथा जिसके भवन के मुख्य प्रवेश द्वार पर लिखा है कानून के तहत सामान्य न्याय। तो ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में ये स्टेटमेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से सहकारी संघवाद का लक्षण क्या है? सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म उसे कहते हैं जहां केंद्र और राज्य सरकार मिलजुल के काम करें, यानी कि मजबूत केंद्र के आधार पर प्राप्त सहयोग। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। संघवाद का आदर्श रूप है, तो संघवाद का आदर्श रूप अभी मैंने बताया सहकारी संघवाद को कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में कैबिनेट के सदस्य जिम्मेदार होते हैं राष्ट्रपति के प्रति, व्यक्तिगत रूप से विधायिका के प्रति, सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति, मतदाताओं के प्रति। तो आप जानते हैं कि कैबिनेट के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। संघात्मक सरकार के सफल संगठन हेतु आवश्यक शर्तें क्या हैं? तो इसमें जो है केंद्र राज्य समन्वय, सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं में समानता, भौगोलिक समीपता। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। उपरोक्त सभी होंगे संघात्मक सरकार के सफल संगठन हेतु।
अगला प्रश्न है, बहुलवादियों के अनुसार राज्य का मुख्य कार्य क्या है? तो बहुलवादियों का अनुसार राज्य मानता है कि विभिन्न समूहों और संघों के अधिकारों और गतिविधियों में सामंजस्य स्थापित करना ही राज्य का काम है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, अलिखित संविधान सामान्यतः निम्न में से किसको अपनाता है? तो आप जानते हैं कि अलिखित संविधान तो किसी एक जगह पे बैठ के लिखा नहीं जाता है संविधान सभा के माध्यम से, तो ये रीति रिवाज, प्रचलन, न्यायिक निर्णय, विभिन्न समयों पर निर्मित संविधि को अपनाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत और अमेरिकी संघवाद में जिस बिंदु पर समानता पाई जाती है वह है? ऑप्शन है ए है अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, ऐसा नहीं है। अवशिष्ट शक्तियों का जो अमेरिका है, अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियां जो है राज्यों के पास होती हैं, जबकि भारत में जो है ये केंद्र के पास होता है। अवशिष्ट शक्तियों का राज्यों के पास होना बिल्कुल गलत है। कुछ मामलों में समवर्ती क्षेत्राधिकार का प्रावधान होना बिल्कुल गलत है। केंद्र और राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद में सर्वोच्च न्यायालय विवाद निपटाता है। राइट आंसर हो जाएगा डी। निम्न में से किसका विधि के शासन से घनिष्ठ संबंध है? तो विधि के शासन से, देखिए यहां लिखित संविधान होने का मतलब नहीं है कि विधि का शासन है, न्यायिक सर्वोच्चता होने का मतलब नहीं है कि विधि का शासन है, शक्तियों का पृथक्करण कर देने से जो है ये नहीं है कि विधि का शासन है। सीमित सरकार अगर हो तब माना जाता है कि विधि का शासन है, सरकार जो है कंट्रोल में है, उसकी सीमाएं क्या है, एकदम निर्धारित है, उसको हम विधि का शासन बोल सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में बीजु विसु का क्या तात्पर्य है? तो बीजु विसु का मतलब होता है ऐसा राजा जो विजय होने की इच्छा रखता हो। तो राइट आंसर हो जाएगा जो जीतने की इच्छा रखता होता है, सी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अधिकरण कितने हैं? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में टोटल 15 अधिकरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किस अवधारणा के प्रतिपादक थे? तो जयप्रकाश नारायण जो है संपूर्ण क्रांति के अवधारणा के प्रतिपादक थे, जो 1974 में उन्होंने चलाया था इंदिरा गांधी के सरकार के खिलाफ। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। विकेंद्रीकरण के चौखंबा मॉडल का प्रतिपादक कौन था? तो ये जो थे राम मनोहर लोहिया ने जो है चौखंबा मॉडल दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित कीजिए और नीचे दिए गए कुटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सरवारा श्रमिक वर्ग की तनाशाही जो है मार्क्स से संबंधित है। जो यहां पे हेजीमनी है ये ग्रामसी से संबंधित है। बहुकेंद्रीयता जो है टोकली याटी से संबंधित है, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी जो है लेनिन से संबंधित है। तो ए का यहां पे 2, ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3 और सी का 1। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मार्क्स के पूर्व किस राजनीतिक चिंतन की रचनाओं में लिंग के प्रति पूर्वाग्रह मिलता है? तो लिंग के प्रति पूर्वाग्रह हीगल के रचनाओं में मिलता है मार्क्स के पूर्व। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हना एरेंट इसके लेखक है। राइट आंसर हो जाएगा ए। अपने ऊपर अपने शरीर और मन पर व्यक्ति संप्रभु होता है, मिल ने अपने यह विचार किस रचना में दिया था? ऑन लिबर्टी में यह विचार दिया था मिल ने। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दार्शनिक का यह मानना है कि मानव इतिहास की पूरी प्रक्रिया असीम चेतना के आत्मज्ञान अर्थात सुनिश्चित अंतिम बिंदु की ओर बढ़ने की ओर प्रक्रिया है? तो ये जो स्टेटमेंट है, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दार्शनिक का यह मानना है कि मानव इतिहास की पूरी प्रक्रिया असीम चेतना के आत्मज्ञान अर्थात सुनिश्चित अंतिम बिंदु की ओर बढ़ने की प्रक्रिया है? तो ये हीगल का कथन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, यह किसने कहा कि वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम भूमि के एक टुकड़े पर अधिकार करके यह कहा कि यह मेरा है, वही नागरिक समाज का वास्तविक संस्थापक था? तो रूसो का यह बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। तो अब देखिए, सबसे पहले एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, ये जॉन लॉक की पुस्तक है, ठीक है। पॉलिटिक्स आप जानते हैं अरस्तु की पुस्तक है। लेवियाथन जो है थॉमस हॉब्स की पुस्तक है और डिस्कोर्सेस जो है ये मैकियावली की पुस्तक है। आप मिलान कर लीजिए। तो एसे ए का 2 एक ही में है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक उदारवादी राजनीतिक दर्शन के जनक हैं? तो उदारवादी राजनीतिक दर्शन के जनक जो है जॉन लॉक को माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। प्लेटो का न्याय संबंधी सिद्धांत स्थिर या निष्क्रिय, आत्मानुवादी, अनैतिक, अव्यवहारिक और अनोवैज्ञानिक है? तो ये जो स्टेटमेंट है ये सेबाइन का कथन है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नागरिकता की अवधारणा में किसने गुलामों को बाहर रखा था? तो आप जानते हैं कि अरस्तु जो है गुलामों को बाहर रखता है, नागरिक नहीं मानता, यहां तक कि वो महिलाओं को भी नागरिक नहीं मान रहा था और बच्चों को भी नागरिक नहीं मान रहा था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। प्लेटो के पुस्तक रिपब्लिक का केंद्रीय विषय क्या है? तो आप जानते हैं कि कंसर्निंग टू जस्टिस उस पर लिखा हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा न्याय की व्याख्या एवं प्राप्ति। निम्नलिखित में से किसने विमर्शी लोकतंत्र शब्दवाली को गढ़ा, यानी कि डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी, ठीक है।
तो इसमें जो है जोसेफ बिसेट जो है ये विमर्शी लोकतंत्र से जुड़े हुए हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, जोसेफ बिसेट। निम्न में से कौन औद्योगिक लोकतंत्र पुस्तक के लेखक हैं? तो सिडनी एवं बिट्रिस वेब जो है ये औद्योगिक लोकतंत्र पुस्तक के लेखक हैं, सिडनी एवं बिट्रिस वेब। जो भी आपको नया क्वेश्चन मिल रहा है उसको याद कर डालिए अभी। वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है? वेल्थ ऑफ नेशन जो है एडम स्मिथ की पुस्तक है, राइट आंसर हो जाएगा बी। थॉमस मूर, फुरियर और रॉबर्ट ओवन को किस समाजवाद से जोड़ा जाता है? तो आप जानते हैं कि ये स्वप्नलोकीय समाजवादी हैं, यानी कि ये जो है जो समाजवाद की व्याख्या करते थे वो वैज्ञानिक नहीं था बल्कि सपने में देखा जाने वाला समाजवाद था, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से किसने कहा कि राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है? तो हीगल का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है पॉलिटिकल साइंस के। अगला प्रश्न है, मार्क्सवादी अनुसार समाज में अन्याय का मुख्य परीक्षण है शोषण, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी नंबर हो जाएगा शोषण। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने विचारधारा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था? तो डेस्ट्रू डी ट्रेसी ने किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। बहुसंस्कृतिवाद निम्नलिखित में से किससे विशेष अधिकारों की रक्षा करता है? तो बहुसंस्कृतिवाद है ये जातीय समूह, भाषाई समूह, सांस्कृतिक समूह सबसे रक्षा करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। किस तरह की संप्रभुता जनता को सर्वोच्च मानती है? तो जन संप्रभुता, ठीक है, ये जो जन संप्रभुता है ये जनता को सर्वोच्च मानती है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। किसने कहा था राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना कपोल कल्पना है? तो जीडीएच कोल ने कहा था, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो सामर्थ्य की समानता ये जो है अमर्त्य सेन से है, जटिल समानता ये माइकल वाल्जर से है, सही है। संसाधनों की समानता रॉबर्ट नॉजिक से संबंधित नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। प्रत्येक व्यक्ति उसकी क्षमता के अनुसार प्रत्येक को उसकी होता है, कार्ल मार्क्स, ये सही है, ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समानता को वर्गों के उन्मूलन के सभी के लिए समान सामाजिक स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया। समानता की यह परिभाषा निम्नलिखित में से किस परिभाषित की गई, किसमें परिभाषित की गई है? एंजिल्स दर्शन, रोजा लंगम, मार्टिन लूथर किंग का दर्शन, मार्क्सवादी लेनिन दर्शन में, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। हर राज्य की पहचान इस बात से होती है कि उसने अपने राज्य के लोगों को कौन सा अधिकार दे रखा है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। हेराल्ड जे लास्की का यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, ऐसे कानून को क्या कहते हैं जो राज्य द्वारा निर्मित एवं राज्य के क्षेत्र में अधीन लोगों पर लागू होता है? तो राष्ट्रीय कानून बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने कानून के विशुद्ध सिद्धांत का व्याख्यार माना गया है? तो कानून के विशिष्ट सिद्धांत का जो व्याख्यार है हैंस केल्सन को माना जाता है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संप्रभुता के आवश्यक गुण यह है कि यह निरपेक्ष होता है, असीमित होता है, अदेय होता है और अविभाज्य होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। संप्रभुता की एकलवादी धारणा किसकी प्रधानता स्वीकार करती है? तो एक निश्चित अधिकारी की, एक निश्चित संप्रभुता की संप्रभु व्यक्ति की जो है अवधारणा स्वीकार करती है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। निम्न में से संप्रभुता की कौन सी विशेषता त्रुटिपूर्ण सूचीबद्धता है? तो आप जानते हैं कि विभाज्य नहीं हो सकता संप्रभुता, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। विभाज्य होने से वो संप्रभुता की कोई कंसेप्ट ही नहीं बचेगा, ठीक है, वो संप्रभु रह ही नहीं जाएगा, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा बी। उस विचारक का नाम बताइए जिनको अक्सर अपनी पुस्तक में क्षेत्रीय संप्रभु सरकार को संबोधित करने के लिए राज्य की अवधारणा का पहली बार उपयोग करने का श्रेय दिया जाता है, और उस पुस्तक का शीर्षक बताइए। तो ये जीन बोर्डिन की द 6 बुक्स ऑफ द रिपब्लिक, राइट आंसर हो जाएगा बी। संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत के लिए किसे श्रेय दिया जा सकता है? संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत के लिए श्रेय दिया जा सकता है जॉन ऑस्टिन को। अगला प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति के निम्नलिखित सिद्धांतों में से किस सिद्धांत को सर्वोत्तम माना गया है? तो राज्य की उत्पत्ति के सबसे महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है वो विकासवादी सिद्धांत है, क्योंकि ये थोड़ा सा वैज्ञानिक आधार पर दिया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत जुड़ा हुआ है, तो हेनरी मैन से जुड़ा हुआ है राज्य का पितृसत्तात्मक सिद्धांत, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत का सही वर्णन करता है? ऑप्शन ये देखिए, राज्य विकास की उपज है, राज्य एक ऐतिहासिक विकास या क्रमिक विकास का परिणाम है, यह एक सतत विकास है, हमेशा विकास की प्रक्रिया में रहता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानवीय जीवन था एकांकी, निर्धन, निंदनीय और अल्पकालीन था, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्रिस्टोफर पियर्सन ने तथ्यात्मक आधार पर आधुनिक राज्य की 8 विशेषता बताई, निम्नलिखित में से किस विशेषता की चर्चा उसने नहीं की है? तो मूल अधिकार की चर्चा उसने नहीं की है, जबकि सबका किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। सीबी मैकफर्सन ने व्यक्तिवाद पर शास्त्रीय उदारवादी दृष्टिकोण को किस रूप में चित्रित किया है? तो 100 तत्वमूलक व्यक्तिवाद, तो राइट आंसर हो जाएगा ए।
प्रासंगिकता के सिद्धांत का संबंध है। प्रासंगिकता के सिद्धांत का संबंध किससे है? प्रासंगिकता का सिद्धांत है उत्तर व्यवहारवाद से। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। यह किसने कहा कि कौन क्या और कब कैसे प्राप्त करता है? ये लास्टवेल का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ए। राजनीति सिद्धांत में 3 तत्वों तथ्यात्मक, कारणात्मकता और मूल्यात्मक की चर्चा किसने की है? तो ये जो चर्चा की है ये की है शेबाइन ने की है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे 125 क्वेश्चन पे आधारित प्रैक्टिस सेट 2, जो आगामी पीजीटी एग्जाम और जीआईसी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन करें, टारगेट विद नीतीश। आइए इस एपिसोड से दीजिए इजाजत। नमस्कार।